અત્યાર સુધીના તાસની અંદર આપણે પાઠ્યપુસ્તકનો અભ્યાસ કર્યો. આજે હું તમારી પાસે ગુજરાતી વ્યાકરણનો ધ્વનિઓ અને તેના સ્વરૂપ તેના વિશેનો ટૉપિક લઈને આવી છું. તો તેની શરૂઆત કરીએ. જેમ शरीरનો पायाનો एकम कोश છે, यानी कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कोश सेल होता है, उसी तरह हम जो ध्वनि भाषा बोलते हैं उसके सबसे छोटे पार्ट को ध्वनि कहते हैं. એટલે કે ધ્વનિની ડેફિનેશન છે ભાષાનો નાનામાં નાનો એકમ એટલે ધ્વનિ. ધ્વનિના બે પ્રકાર પડે છે, સ્વર અને વ્યંજન. એટલે કે ધ્વનિઓને બે રીતે ઓળખવામાં આવે છે. એક સ્વર ધ્વનિ હોય છે અને બીજા હોય છે વ્યંજન ધ્વનિ. સ્વર ધ્વનિની અંદર મેં અહીંયા જે ચાર્ટ બતાવ્યો છે તેની અંદર બે સ્વરોનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, સજાતીય સ્વર અને વિજાતીય સ્વર. તે મોટા ધોરણને ધ્યાનમાં રાખીને લખેલું છે, પણ જ્યારે પણ આપણે નાના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર હતા ત્યારે આપણે ગુજરાતીની અંદર કક્કો યાની કે મૂળાક્ષર અને સ્વર શીખ્યા હતા, જેની અંદર સ્વરમાં અ, આ, ઈ, ઉ, એમ કરીને બધા જ સ્વરોનો સમાવેશ થતો હતો. અને વ્યંજનની અંદર ક, ખ, ગ, ગ એમ કરીને આખો સંપૂર્ણ જ્ઞ સુધીના કક્કાનો સમાવેશ થતો હતો. આજે આપણે અહીંયા સ્વર અને વ્યંજન એમાં પણ અલગ અલગ સ્થાનો પરથી ઉચ્ચારણ થતું હોવાના કારણે તેમાં કેટલાક પ્રકારના વિભાગ પડે છે. उसका जिस तरह प्रोनाउंसिएशन होता है उस हिसाब से उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है. उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे. यानी स्वर के लिए मैंने दो अलग पार्ट बताए हैं, सजातीय स्वर અને વિજાતીય સ્વર. અને વ્યંજન માટે ઘોષ વ્યંજન, અઘોષ વ્યંજન, अनुनासिक व्यंजन, अल्पप्राण और महाप्राण. अभी नेक्स्ट है स्वर की डेफिनेशन. तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर એટલે શું? તો જે ધ્વનિઓનો કોઈ પણ બીજા ધ્વનિની સહાય વિના ઉચ્ચાર થઈ શકે તેને स्वर कहे છે. यानी कि स्वर का उच्चारण करने के लिए आपको किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं रहती है, उसे आप बिना सहाय बोल सकते हो. किसी की हेल्प लिए बिना आप उसका उच्चारण कर सकते हो, उसे स्वर कहते हैं. आपने छोटे थे तब सीखा था स्वर का प्रकार अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ. और साथ में दो दूसरे भी थे, और अह. कुछ व्याकरण शास्त्रियों ने स्वर को 11 बताया है और कुछ ने 13 भी बताए हैं. इसीलिए मैंने पीछे के 2 को ब्रैकेट में डाला हुआ है. फिर मैंने यहाँ पे स्वर के प्रकार दिखाए हैं. आप जब भी छोटे थे तब आपने 2 स्वर के प्रकार तो सीख ही लिए थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर. अभी बड़े स्टैंडर्ड में उसी हिसाब से दूसरे 2 प्रकार आपको सीखने हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर. यानी स्वर को 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है. એટલે કે સ્વરના 4 પ્રકાર પડે છે. એક હસ્વ સ્વર, બીજો દીર્ઘ સ્વર, ત્રીજું સજાતીય સ્વર અને ચોથું છે વિજાતીય સ્વર. હસ્વ સ્વરની અંદર અ, નાની ઈ, નાનો ઉ અને ઋષિનો રૂ એનો સમાવેશ થાય છે. અને દીર્ઘ સ્વરની અંદર આ, મોટી ઈ, મોટું ઉ અને એક માત્ર એ અને બે માત્ર ऐ અને કાનોને એક માત્ર ઓ અને કાનોને બે માત્રા ઔ.
અહીંયા દીર્ઘ અને હસ્વને ઓળખવા માટેની એક ટ્રીક છે કે જે શબ્દોનું ઉચ્ચારણ શોર્ટમાં એટલે કે ટૂંકમાં પતી જાય, કે જેના માટે કોઈ પણ શબ્દ પર લંબાવો પડતો નથી, ત્યારે તે હસ્વ હોય. અને જ્યારે स्वरનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તમારે તેને લાંબો ખેંચવો પડે, उसे लॉन्ग में खींचना पड़ता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है, तो इन्हें दीर्घ स्वर कहे छे. तो उसको दीर्घ स्वर बोला जाता है. तो यहाँ पे स्वर के आप 4 प्रकार में से 2 तो सीख गए, ह्रस्व और दीर्घ. छोटी क्लास में थे जब भी, सीनियर जूनियर फर्स्ट सेकंड, तभी तक ये आप यही कर रहे थे, कौन सा ह्रस्व है कौन सा दीर्घ है, छोटी मात्रा वाली ई लगानी है, बड़ी मात्रा वाली ई लगानी है, छोटा मात्रा वाला ऊ लगाना है या फिर बड़ी मात्रा वाला ऊ लगाना है. उस हिसाब से आप उसमें चेंजेस करते थे. अभी हम 2 नए प्रकार के बारे में सीखने वाले हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर. तो फिर सजातीय यानी कि सेम, उस हिसाब से उसकी डेफिनेशन रहती है, एक ज स्थानमांथी बोलाता स्वरोने परस्पर सजातीय स्वर कहेवामां आवे छे. हमारा जो ये पूरा मुंह है ना, उसका नाक से लेके नीचे गले तक का जो पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे बोलने के ये स्वर व्यंजन जो कुछ भी हम बोलते हैं उसके लिए बहुत सारे पार्ट आए हुए हैं. उस अलग अलग पार्ट में से अलग अलग स्वर और व्यंजन का उच्चारण होता है. यहाँ पे कहा गया है कि यदि एक ही स्थान पे से स्वर का उच्चारण होता है तो उसे सजातीय स्वर कहते हैं. आप बार बार रिपीट करोगे, उसे बोलोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा. अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ये सभी सजातीय स्वर है. और विजातीय स्वर यानी कि हमारे मुंह के पार्ट में से या फिर शरीर के कोई भी अंग में से अलग अलग स्थान में से जो स्वर का उच्चारण होता है उसे एक दूसरे का विजातीय स्वर कहते हैं. यानी आप ई बोलते हो तो ई के साथ अ बोलिए, ई, अ. अ का प्रोनाउंसिएशन अलग जगह से होता है, ई का प्रोनाउंसिएशन अलग जगह से होता है. फिर आप ई को वैसे का वैसा ही रखिए, ई के साथ ऊ का प्रोनाउंसिएशन कीजिए, ई, ऊ, वो भी अलग स्थान से होता है. ई, ए, वो भी अलग स्थान से होता है. इस तरह जिस स्वर का प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो स्वर का उच्चारण है वो अलग अलग स्थान से होता है तो वो स्वर एक दूसरे के विजातीय स्वर हुए. तो यहाँ तक हमने स्वर के 4 प्रकार के बारे में सीखा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर. तो अभी हम व्यंजन के ऊपर जाएंगे. आगे आपने देखा कि जिसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको किसी दूसरे ध्वनि या किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहा जाता है. उसी तरह यहाँ पे उससे उल्टा है. यदि आप कोई भी ध्वनि का उच्चारण करना चाहते हैं तो उसे स्वतंत्र नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे उसमें मिक्स करना पड़ता है, इसीलिए उसको व्यंजन कहते हैं. उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, જે ધ્વનિઓના ઉચ્ચારણ સ્વતંત્ર રીતે ન થઈ શકે પણ ઉચ્ચારણ માટે સ્વરની મદદ લેવી પડે, એટલે કે સ્વરની મેળવણી यानी कि स्वर उसमें मिक्स करना पड़ता है, એને ગુજરાતીમાં અંજન કહેવાય. અંજન કરવું પડે તેને व्यंजन कहे छे. यहाँ पे व्यंजन के प्रकार मैंने स्ट्रक्चर बना के दिए हुए हैं, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन. घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन वो उसके
सुनने पर डिपेंड होता है। और अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन उसके प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है उस पर डिपेंड होता है। तो आगे देखते हैं घोष व्यंजन। उसकी डेफिनेशन है, જે વ્યંજનના ઉચ્ચારણમાં કોમળતાનો રણકો હોય તેને घोष व्यंजन कहे छे। यानी कि जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में आपको बहुत हार्ड या तीव्र नहीं लगता है उसे घोष व्यंजन कहते हैं। यानी आप कोई भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी कोई भी व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आपके जो गले के भाग के अंदर जो कुछ भी स्मॉल स्मॉल से पार्ट्स है उसमें जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन यदि ज़्यादा होता है तो उसे घोष ध्वनि कहते हैं। और यदि उसमें वाइब्रेशन नॉर्मल रहता है तो उसे अघोष बोलते हैं। ओके, तो घोष ध्वनि के बारे में और अघोष ध्वनि के बारे में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे मैंने दिया है ग घ, ज झ, ट ढ, द ध, ब और भ। इसका प्रोनाउंसिएशन आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, उसके लिए ज़्यादा आपको वाइब्रेशन आपके गले में नहीं लगती है, इसीलिए उसको घोष ध्वनि कहते हैं। और यदि अघोष व्यंजन की डेफिनेशन दी हुई है कि जे व्यंजनना उच्चारण कर्णने कोमलताना रણકા વિનાના अर्थात कठोर लागे તેને अघोष व्यंजन कहे छे। यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ आप ये सभी वर्ण का प्रोनाउंसिएशन करते हो तब एक वाइब्रेशन सी अंदर होती है, ज़्यादा होती है उसके आगे के जो व्यंजन थे उसके कंपेयर में, इसीलिए उसे अघोष व्यंजन कहा गया है। और जो व्यंजन तीसरा जो प्रकार है अनुनासिक व्यंजन, उसकी डेफिनेशन है जे व्यंजनो પોતાના સ્થાન ઉપરાંત નાકમાંથી બોલાય તેને अनुनासिक व्यंजन कहे छे। यदि हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं तो वो गले के भाग में से निकलता तो है ही, लेकिन हमको साथ में अपनी नोज़ में से भी उसका प्रोनाउंसिएशन होता दिखाई दे तो उसे अनुनासिक बोलते हैं। अंग, य, अण, न, म। फिर से एक बार, अंग, य, अण, न, म। आप बोलते हैं तो गले में से तो आवाज़ आती है, लेकिन साथ में आपके नोज़ में भी कुछ आवाज़ आ रही है ऐसा लगता है आपको, इसीलिए उसे अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। अभी आगे है अल्प प्राण व्यंजन। यहाँ इसका हेडिंग है, उसके ऊपर से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। प्राण, अपने प्राण को रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन, हवा लेनी पड़ती है, श्वास में एयर लेनी पड़ती है। यदि आपको एयर कम मिलेगी तो आपके प्राण छूमंतर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जिस व्यंजन का उच्चारण करने के लिए आपको अल्प मात्रा में वायु की यानी कि प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वैसी की वैसी ही लिखनी है आपको। वो तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ ये ऑक्सीजन का प्रयोग कर रही हूँ। જે વ્યંજનોના ઉચ્ચારણ માટે ઓછા પ્રાણવાયુની જરૂર પડે તેને અલ્પ प्राण व्यंजन कहे छे। यानी जिसके उच्चारण के लिए आपको ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं होती है उसे अल्प प्राण बोलते हैं। और उससे विरुद्ध में जिसके लिए आपको
यानी कि जिस व्यंजन के उच्चारण के लिए आपको ज़्यादा प्राणवायु की ज़रूरत होती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके लिए एक स्मॉल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप जब भी छोटे थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सीनियर जूनियर में आपने सीखा होगा, गुजराती का क लिखते हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में क्या होता है? क सेज के, ख सेज के एच, ब सेज बी, म सेज एम, प सेज पी, ट सेज टी, भ सेज बी एच। फिर आपने कभी इसको कंपेयर करके बोला है? ब भ, ब में सिर्फ आप बी ही प्रोनाउंसिएशन में यूज़ करते हो और भ के अंदर ब और भ में पीछे ह का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसीलिए उसी की स्पेलिंग बी एच दी गई है। उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि अल्प प्राण व्यंजन है, उसका प्रोनाउंसिएशन करने में पीछे कोई ज़्यादा हवा नहीं जाती है। लेकिन जब भी आप महाप्राण व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन करते हो तो उसमें शायद थोड़ी बहुत मात्रा में ह का उच्चारण भी होता है। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हो। पहले मैंने वर्ग का एक ब्लॉक बना, एक पूरी सीरीज रेंज बनाई है। फिर दूसरी है स्थान, कहाँ से उसका प्रोडक्शन होता है, कहाँ से वो जन्म लेता है, उस हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। हमारे गले के अंदर बहुत से स्थान हैं जिसमें अपनी जीवा यानी कि हमारी जीभ, जिसे संस्कृत में हम जीवा और रसना कहते हैं, फारसी भाषा में उसे जबान कहा जाता है, इंग्लिश में उसे हम टंग कहते हैं। उसमें से ही सारे स्वर व्यंजन आदि का उच्चारण होता है, उसी के हेल्प से ही हम बोल पाते हैं। शायद आपने सुना भी होगा कि जिन बच्चों की ये जीवा छोटी होती है वे बच्चे बोल नहीं पाते, या फिर बहुत से व्यंजन और स्वर ऐसे होते हैं कि जो वो तोतले उच्चारण करते हैं। इसीलिए ये जीभ हमारे स्वर व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने जो कोष्टक बनाया है इसमें मैंने अल्प प्राण और महाप्राण का डिवाइड किया है, जिसमें हमको कम मात्रा में प्राणवायु की ज़रूरत होती है उससे अल्प प्राण, उसको मैंने अल्प प्राण में डाला है, और जिसमें हमें ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु की ज़रूरत होती है उसमें को हमने महाप्राण में डाला है, यानी अल्प महा ऐसा करके मैंने पूरी लाइन बनाई हुई है। उसमें से जिसका प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं लगती या फिर उसका एकदम स्मूथली प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, उसे घोष व्यंजन नीचे दिया हुआ है ब भ ऐसे, और जिसका प्रोनाउंसिएशन हमें करने के लिए थोड़ा हार्ड होता है उसे प फ ऐसा। और पूरी जो अंग य अण न और म ये पूरी रो है उसको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अभी मैं स्थान के बारे में आपको बता रही थी। कोष्टक के अंदर मैंने एक रो ऐसी भी बनाई है जिसमें लिखा है स्थान। फर्स्ट वाला वर्ग है उसे क वर्ग कहा जाता है। क वर्ग के अंदर जितने भी व्यंजन आते हैं वो सभी हमारे कंठ में से निकलते हैं, उसका उच्चारण वहीं से होता है, यानी कि हमारी जीभ का जो पीछे का भाग है वहाँ से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसीलिए उसको कंठ स्पर्श व्यंजनों यानी कंठ्य के नाम से भी जाना जाता है। आप एक बार फिर से उसका रिपीट करके देखिए, क ख ग ग अंग। ओके, फिर च वर्ग है। च वर्ग का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें अपने जीभ की बीच का जो भाग है उसके ऊपर, जिसे हमें गुजराती में ताड़ू और हिंदी के अंदर हमें उसे अपने मुंह के ऊपर के भाग को शायद
क्या बोलते हैं वो तो मेरे को परफेक्ट नहीं मालूम, लेकिन उसे तलवा बोलते होंगे। तो जब भी हमारी जीभ के बीच के भाग के ऊपर जो तलवा आता है उसको हम स्पर्श करते हैं तो फिर हवा में कुछ अवरोध खड़ा होता है। च, छ, ज, ज, अंग, य, यानी हमारी जीभ का बीच का भाग है वो पीछे नीचे की तरफ जो हमारा तलवा होता है वहाँ पे उसे टच करता है, उसमें हवा में वाइब्रेशन या कुछ रुकावट आती है, उसी हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसीलिए उसे तालु तालु या फिर तालव्य स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। फिर हमारा ट वर्ग आता है जिसे मुर्दा, यानी आपने कभी अपनी जीभ को ऊपर करके अपने ऊपर वाले दांत है उसके पीछे जो हार्ड वाला पार्ट आता है उसमें टच किया है कभी, उसे दंतमूल यानी मुर्दा कहते हैं। हमारी जीभ का आगे का पार्ट जब भी हम ये ट वर्ण वाले व्यंजनों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जीभ का आगे का भाग दांत के मूल के वहाँ पे टच होता है। आप प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ड़, श। सिर्फ र, अड़ और श उसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको नीचे के दांत के मूल को स्पर्श करना पड़ता है, और ट, ठ, ड, ढ, ण उसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको ऊपर के दांत के मूल को स्पर्श करना पड़ता है। फिर आगे आता है त वर्ण, यानी त वर्ण के अंदर त, थ, द, ध, न। आप ये सभी व्यंजनों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपकी जीभ दांत को टच करती है, इसीलिए उसको दंत्य व्यंजन भी कहा जाता है। त, थ, द, ध, न, ल, स। और लास्ट में है ओष्ठ, यानी कि अपने दो होठ। यदि आप इन व्यंजनों का प्रयोग करते हैं तो आपके फेफड़े में से जो निकलती हुई हवा है वो दोनों होठ ऊपर नीचे या बंद होने के कारण उसमें रुकावट आती है, या फिर थोड़ा बहुत उसमें जगह रहता है, स्पर्श होता है, उस हिसाब से उसमें प्रोनाउंसिएशन होता है, इसीलिए उसे ओष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म सभी व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन करके एक बार देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सभी व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपके दोनों होठ एक दूसरे को मिलते भी है और थोड़ी हवा भी छोड़ते हैं, जगह भी रहती है, टच भी होते हैं, नहीं भी होते। तो यहाँ तक हमने जो व्यंजन के बारे में सीखा, उसके बाद हम आगे अनुनासिक के यानी कि अपने अनुस्वार उसके बारे में कुछ नए नियम हैं उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। और मैंने आपको बोला कि ल, र और ड़ ये बहुत से शब्द ऐसे हैं कि जिसको हमने अलग भाग में डिवाइड किया है। अभी जब हम सलगम का स हिंदी में और गुजरातीમાં શરણાઈનો સ એ બોલીએ છીએ ત્યારે સ તાળવાને અડે છે, પછી સસલાનો સ બોલીએ છીએ શ તો દાંતને અડે છે, એટલા માટે એનું પ્રોનાઉન્સિએશન એ રીતે અલગ અલગ થતું હોય છે। તો ગુડ બાય, આવતા તાસની અંદર વધુ આગળ મળીશું, વધુ આગળ જાણીશું અને વ્યાકરણનો ટૉપિક આગળ ચલાવીશું।